हेलो स्टूडेंट। आज ना हम लोग क्लास 9th का एक मॉक टेस्ट फाइनल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये फाइनल एग्जाम से पहले का एग्जाम होता है जिसमें बच्चों की प्रिपरेशंस होती है। तो ये बिल्कुल फाइनल पेपर की तरह ही क्वेश्चन पेपर इसमें आते हैं। ठीक है, ये 2023-24 का पेपर है और बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे फाइनल के लिए क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए इसका ना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इसमें से कौन से नंबर है जो इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो बच्चों ये देखकर बताना है कि इसमें से इरेशनल कौन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है √49। क्या है? √49। तो √49 क्या होता है बच्चों? √49 को हम 7 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए 0.235 इसमें ना रिपीट कर रहा है, 235 235 23 है ना, तो रिपीट हो रहा है और इसके आगे कोई डॉट्स भी बने हैं बहुत सारे, इसके आगे बहुत सारे ऐसे डॉट्स भी बने हैं। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। 1/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 0.5 जो टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जरा देखिए बी वाले पार्ट में 7.01 001 0001, ये जो भी डेसिमल के बाद में चीजें रिपीट भी नहीं कर रही हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रही है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो इन सब में देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू द पावर 1/2 इज। इसका वैल्यू क्या होगा? 64 रेज टू द पावर 1/2 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 रेज टू द पावर 1/2 है। 64 का हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर 1/2। अब ये 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 8। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को तो हमें क्या मिलेगा? ये कौन सा नंबर मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग रैशनलाइज करके देख लेते हैं। 1/2 + √3 रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे, यानी 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 - √3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 - √3 और नीचे बन गया a + b, a - b, यानी a² - b²। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 2 -2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3, ये हो गया 4 - 3, तो नीचे 1 आ गया और आपका आंसर हो गया -2 - √3, -2 - √3 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज। 2 और 2.5 के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, हमें 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए ना थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, 2 और 2.5 के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हम 2 को 2.0 लिख देते हैं और ये 2.5। तो 2 और 2.5 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर है? तो देखिए फर्स्ट वाला ये √11 है। √11 क्या होगा? थोड़ा हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए √9 की वैल्यू 3 होती है और √16 की वैल्यू 4 होती है, यानी √11 क्या होगा? 3 से तो बड़ा ही होगा। 3 से बड़ा होगा इसका मतलब ये 2 और 2.5 के बीच में लाई नहीं करता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है 22.5। 22.5 देखिए कहाँ पे आएगा? तो √25 होता है हमारा 5, है ना। तो 22.5 मतलब कि √25 से कम, √16 4 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी 2 और 2.5 के बीच में लाई नहीं करेगा। ये √12.5 ये भी 3 से ज़्यादा जा रहा है तो ये भी नहीं लाई करेगा। बचेगा हमारा √5, क्योंकि √5 की वैल्यू होती है 2.41। ठीक है, तो 2.41 इन दोनों के बीच में लाई करेगा।
इसलिए √5 हमारा जो इरेशनल नंबर है इट विल लाई बिटवीन 2 and 2.5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका हमें जीरो निकालना है। क्या निकालना है इसका? जीरो। तो जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू डालनी है जिसको डालने से पी वाई की वैल्यू हमारी जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3y³ - 16 - 8। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 8 डाल देंगे तो हमारा ये हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू डालने से पी वाई की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू -2 डालते हैं तो 3 × -2 का पावर 3 -16 × -2 -8 -2 का पावर 3 -8 × 3 -24 और ये माइनस माइनस प्लस 32 -8। अब इन दोनों का ऐड करके देखिए -24 -8 -32 और +32 0, यानी ये आपका आंसर क्या हो गया, p की वैल्यू -2। हम जब p की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू -2 डालेंगे तो हमारी py क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर x - 1 इसका फैक्टर है, किसका, इसका, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब है x - 1 = 0 कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू 1 को हम इसमें डालना है, ये जो हमारा px है, तो डाल के देखते हैं। ये हो गया 4 1 का पावर 3 -3 1 का पावर 2 -4 × 1 + k, और ये डालने के बाद हमारी px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 -3 -4 + k = 0। So +4 - 4 cancels, -3 + k = 0। This implies k = 3। k की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a + b + c = 0। अगर a + b + c की वैल्यू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ इज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या है, a + b + c = 0। a + b + c = 0। हमें निकालना है a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ना पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि इफ x + y + z = 0, then x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो बस इसी का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। a + b + c 0 है, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू हो जाएगी 3abc। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3abc। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई होता है, तो एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू कह रही है पॉजिटिव कहाँ होता है, तो देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो कह रहे हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा कौन से में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। कौन से पॉइंट एक्स के नेगेटिव साइड में लाई करेंगे। एक्स का नेगेटिव साइड मतलब ये एक्स का पॉजिटिव साइड है, ये एक्स का नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इधर कौन सा लाई करेंगे, तो इधर वही लाई करेंगे जिसका एक्स नेगेटिव हो। एक्स नेगेटिव किसका है देख लीजिए, हाँ एक्स नेगेटिव इसका, दिस वन डी। डी में देखिए आप, एक्स जो हमारा वो -40, तो एक्स नेगेटिव आ गया ना, तो आपका आंसर हो गया -40, ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 7 एंड ऑर्डिनेट इज -2। आपको उस कोऑर्डिनेट को बताना है जिसका एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू क्या है 7 और ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू क्या है -2। तो 7 - 2 ये वाला बी पार्ट।
7 माइनस 2, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन दिस इक्वेशन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है इसमें a, b और c की वैल्यू कौन सी करेक्ट है। तो देखिए, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा जो गिवन फॉर्म है ये है, चलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 6x प्लस माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी से जरा कंपेयर करते हैं। तो ए हमारा क्या मिल रहा है, 6, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 7। ए 6, बी माइनस 5, सी माइनस 7। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ए 6 यहाँ है, बी माइनस 5 यहाँ पे, सी माइनस 7, तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज। इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन क्या होगा, यानी x और y की कौन सी वैल्यू डालोगे कि वो 4 के इक्वल हो जाए। तो देखिए, x की वैल्यू अगर हम 4 डाल दें और y की 0 है ना, तो हमारा ये 4 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 दैट इज 4, हमारे तो इसके इक्वल आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि x की 4 और y की 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। k की वैल्यू निकालनी है आपको, x और y की वैल्यू आपकी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3, y की वैल्यू 2 डाल दो, इक्वल्स टू k। तो 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू k, 2 प्लस 6 8 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, टू क्वांटिटीज a एंड b आर सच दैट a इज इक्वल्स टू b। दो क्वांटिटीज इस तरह से हैं कि a जो है वो b के इक्वल है, a इज इक्वल्स टू b। टू क्वांटिटीज a and b are such that a is equals to b. Which of these equations illustrate the Euclid axiom if equals are added to equal the whole are equal? यूक्लिड की एक एक्सियम है जिसमें वो कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, कह रहा अगर x इज इक्वल टू y है और अगर हम x में भी 2 ऐड कर दे, y में भी 2 ऐड कर दे, तब भी ये इक्वल ही होगा। कोई भी अगर दो चीजें इक्वल है और उसमें हम कुछ इक्वल ऐड करते हैं दोनों साइड, तब भी वो इक्वल ही रहती है। तो ये कौन से ये कंडीशन है जो उस एक्सियम को फॉलो करता है। ये देखिए, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि a प्लस एक्स और b प्लस एक्स, अगर a और b इक्वल है, इफ a इज इक्वल टू b, इफ और हमने दोनों तरफ x ऐड कर दिया तो तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू b प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन द गिवन फिगर इफ L1 इज पैरेलल टू L2। कह रहा है इस फिगर में अगर L1 L2 के पैरेलल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको x दिख रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, L1 L2 के पैरेलल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, L1 इज पैरेलल टू L2 है ना। तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी 30 हो जाएगा, 37, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कट करिए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 58 हो जाएगा, ये 58 है तो ये भी 58। अब ये लीनियर पेयर, पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 37 प्लस 58 प्लस एक्स मिलके 180 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अब इनको ऐड कर दीजिए, 95 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95, 85 है ना। ठीक है, 180 में से हम क्या करेंगे, 95 को माइनस कर देंगे, 85। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 85। ठीक है, 85 कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन द गिवन फिगर गिवन है एक आपके पास, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए, इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC इज 50 डिग्री देन एंगल AOD इज इक्वल टू।
ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC ये 50 है, ठीक है। आपको AOD निकालना ये वाला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 50 है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री लीनियर पेयर। So this C will be this angle AOD will be 130 डिग्री, ठीक है। तो आंसर विल बी 130 डिग्री, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शंस गिवन थे हमारे 100, 130, 140, 260। तो आंसर 130, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 17। इसमें दो ट्रायंगल्स गिवन है MNP और ASD, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है। विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैन बी यूज टू शो दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बताना है कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बताता है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान से देखिए, इसका एक एंगल, इसका ये जो एंगल है, ये एंगल और इसका एक एंगल है ना 40 है, और इनके बीच का साइड दूसरा 65 है इसका, 40 के साथ 65 ये ले लिया हमने, और बीच की साइड ये, ठीक है 10। ASA कौन सा लग रहा है, ASA। देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ASA, कौन सा, ये, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपके सामने रखा है, देख लीजिए एक बार, और ये मैंने कॉपी में बना रखा फिगर, तो भी देख सकते हैं, ठीक है। इन द फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ये साइड BC एक ट्रायंगल है जिसका BC एक साइड है, D उसका मिड पॉइंट है। इट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी BD इज इक्वल टू CD। एंड एंगल ABD इज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये कितना है 50 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ ACD, हमें ये निकालना है ACD, दिस एंगल हमें कौन सा निकालना है, ये एंगल निकालना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 50 है और ये गिवन है, ये और ये इक्वल है। ये जब इक्वल होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेम साइड जो होते हैं, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये 50 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी एक ट्रायंगल बन गई ना, ये पूरी एक ट्रायंगल बन गई, ये वाली, ये पूरी एक ट्रायंगल बन गई यहाँ से यहाँ तक। और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 50 और ये 50, 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो अगर ये 80 है तो इधर वाला 100 लीनियर पेयर से, ये 100 हो जाएगा ना। अब ये पूरी ट्रायंगल में, इस पूरी ट्रायंगल में इधर से लेके यहाँ तक, इस पूरी ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। मान लो ये x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। दोनों एंगल्स कितने हो गए, 40 डिग्री। इसके ऑप्शन हमारे डी, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कह रहा है कि बोथ ए एंड, अगर इसमें एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है, आपको दोनों पढ़ना है ध्यान से और फिर बताना है ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ए के लिए कब होगा, जब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट होने चाहिए, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करें, यानी उसको ठीक से उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ही सही होंगे, एंड आर इज नॉट, आर उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करे। ए इज करेक्ट पर आर इज फॉल्ट, ए करेक्ट हो पर आर फॉल्स हो या इनकरेक्ट हो, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन देखेंगे और अच्छे से पढ़ के बताना है, ठीक है। असर्शन कहता है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1, अगर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, किसका, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अगर ये दोनों सोल्यूशन इस इक्वेशन का है तो k की वैल्यू 7 होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है
असर्शन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज 7। तो चलिए हम ना x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं कि k की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें 2 x की वैल्यू 2 है और 3 y की वैल्यू 1 है, ये k हो गई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू 7 है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये इक्वेशन को फॉलो करते हैं या इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जिसमें हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 डालते हैं तो k की वैल्यू 7 आएगी। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन में आते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस, अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन होगी, किसी लाइन का इक्वेशन आपको गिवन होगा और उसके दो सोल्यूशन गिवन होंगे, तो वो सोल्यूशन जब हम उस इक्वेशन पे डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी उसका LHS और RHS सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। और सेकंड वाला जो रीजन है वो असर्शन को फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 20, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर पूरा आप किसी चीज का पूरा को कंसिडर करोगे होल, तो होल हमेशा इसके एक पार्ट से बड़ा होगा। अ केक व्हेन इट इज होल और कंप्लीट, कह रहा है केक है जो कि पूरा है, अज्यूम दैट इट इज वेट इज 2 kg, मान लेते हैं उसका वेट 2 kg है, बट व्हेन अ पार्ट ऑफ इट इज टेकन आउट, लेकिन जब उसका एक छोटा सा पार्ट हम बाहर निकालेंगे एंड मेजर्ड, और उसको हम मेजर करेंगे, इट्स वेट विल बी स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट, तो उसका वेट पहले से कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एग्जाम में ही कहता है कि जो होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है एक पार्ट से, और इसीलिए अगर हम पूरा केक लेते हैं तो उस केक का एक छोटा सा जो पार्ट होगा वो उस पूरे केक से हमेशा छोटा होगा। तो ये दोनों ही करेक्ट है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इसमें, इसलिए इसमें भी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ये असर्शन और रीजन के दो क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी और सी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।